सो रिकग्निशन में क्या है, जैसे कि ये बात की हमने कि रिकग्निशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अब रिकग्निशन होती कैसे है? सो फर्स्ट स्टेप इज़ द सेलुलर रिसेप्टर्स फॉर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के लिए ना हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उनके स्पेसिफिक प्रोटीन्स को रिकग्नाइज करते हैं। ये रिसेप्टर्स सेल की सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेल के अंदर साइटोसोल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले अगर हम सेल सरफेस के रिसेप्टर्स की बात करें या जो सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं उनकी बात करें, तो वो हमारे पास होते हैं, उनको हम कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स विच इज़ नोन एज टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्या करते हैं, टॉल जीन होती है जिसके नतीजे में टॉल प्रोटीन बनती है, ये उसको रिकग्नाइज करते हैं। वो टॉल प्रोटीन नॉर्मल बॉडी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, वो टॉल प्रोटीन प्रेजेंट होती है पैथोजेंस में, माइक्रोब्स में जो डिजीज़ कॉजिंग होती हैं। तो ये उसको रिकग्नाइज करता है और फिर उसके नतीजे में जो है ये हमारे बहुत सारे साइटोसोलिक प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर देता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो है वो हमारे सेंसर्स पड़े होते हैं। अगर हम टॉल लाइक रिसेप्टर्स की बात करें तो माइक्रोब्स के अंदर ये जिन सब्सटेंसेस को, जिन मोटिव्स को स्पेसिफिकली रिकग्नाइज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैम्स कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स को ये रिकग्नाइज करते हैं और इन रिसेप्टर्स की कौन सी क्लास है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स बाय दीज रिसेप्टर्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्रीटेड एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। ये प्रोटीन्स हमारे पास साइटोकाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है, और ऐसे एंटीवायरल साइटोकाइंस भी हो सकती हैं और डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं जो कि अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम सेकेंड पेज पर आएँ तो सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज। एक तो एक्स्ट्रा जो हमारे इन्वायरमेंटल जो माहौल है वहाँ से कुछ पैथोजेंस आए हैं, माइक्रोब्स आए हैं, वटेवर, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए टॉल लाइक रिसेप्टर्स हो गए। अब बॉडी के अंदर सेल डैमेज चल रहा है, सेल डेथ चल रही है, वो कैसे सेंस की जाती है? इट इज़ सेंस्ड बाय डिफरेंट बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सेल डैमेज। ठीक है, उसमें क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं? सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर सेल के डिफरेंट रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेल के अंदर कोई भी एबनॉर्मल सब्सटेंस का मतलब है जो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है या जो जिसकी वो जगह नहीं है जहाँ वो इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो वो उनको डिटेक्ट करता है। लाइक डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, अगर वो साइटोसोल में आ गया है तो उन रिसेप्टर्स ने उसको सेंस करना है और फिर जो है वो ये वाला प्रोसेस इन्फ्लेमेशन का इनिशिएट हो जाना है। तो उसमें हमारे पास क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल डैमेज के नतीजे में रिलीज़ हो सकते हैं और जिनको ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास एटीपी है, यूरिक एसिड है, रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, और डीएनए है। ठीक है, जब ये बाहर आएंगे तो ये जो है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। अब जो रिसेप्टर्स हैं वो एक साइटोसोलिक कॉम्प्लेक्स है जो साइटोसोल के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे हम इन्फ्लेमोसोम कहते हैं। वो इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट करेंगे। ये इन्फ्लेमोसोम इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, यानी इसने प्रोड्यूस करना है साइटोकाइंस को, डिफरेंट इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 और अदर इंटरल्यूकिन्स। ये इंटरल्यूकिन्स क्या करेंगे, सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कैरीड आउट करेंगे। वहाँ पर WBCs आएंगे, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी, उनकी एक्टिवेशन होगी, हीलिंग होगी, वो सारा कुछ। ठीक है, और समटाइम्स वो कह रहे हैं कि इन्हीं इन्फ्लेमोसोम्स के अंदर या इन रिसेप्टर्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन ऐसी हो जाए जो इनका एक्सप्रेशन इंक्रीज़ कर दे, गेन ऑफ फंक्शन हो जाए इनके अंदर, तो क्या होता है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है एंड इट इज़ नोन एज ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस इन्फ्लेमेशन। ऐसे केसेस में हम इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट देते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट देंगे तो इंटरल्यूकिन 1 का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इट कैन कॉज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में यूरेट क्रिस्टल्स, जिसमें गाउट हो जाता है, ये डिपॉजिट हो सकते हैं। इनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जॉइंट्स के लेवल पर, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स इन एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड्स इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। एक तो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स हो गए जो सेल डैमेज को डिटेक्ट कर रहे हैं, एक सर्फेस रिसेप्टर्स थे जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स थे, माइक्रोब्स और पैथोजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो सर्फेस के ऊपर। अब कुछ प्रोटीन्स हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं और दे हैव द कैपेबिलिटी इवन टू रिकॉग्नाइज दोज माइक्रोब्स और दोज पैथोजेंस। उन प्रोटीन्स में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है पूरा, उसकी सारी प्रोटीन्स वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को जो है वो इंड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, सेकेंडली कुछ प्रोटीन्स के यहाँ नाम भी लिखे हैं, मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ठीक है, और कलेक्टेंस। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारे मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन, मेनोज के साथ शुगर कंपोनेंट जो होता है माइक्रोब्स के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज करता है और माइक्रोब्स को इंजेस्ट कर लेता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। दूसरा कलेक्टेंस हैं जो कि फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं और माइक्रोब्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिकग्निशन। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस पर कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स होती हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। फर्स्ट, सबसे पहले है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इसका मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ सारा इंट्रोडक्शन। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या थी? जो सडनली हो रही थी और फ़ौरन हो रही थी, रैपिड हो रही थी, ठीक है, और जिसके अंदर कार्डिनल साइंस बहुत प्रोमिनेंट थे। तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं: डायलेशन ऑफ स्मॉल वेजल्स लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, increased permeability of the microvasculature, enabling plasma proteins and leukocytes to leave the circulation, and emigration of leukocytes from the microcirculation, their accumulation in the focus of injury, and their activation to eliminate the offending agent. अब हो क्या रहा है? क्या हुआ है कि जब आपको किसी जगह पर इंजरी हुई है, लेट सपोज आपको फिंगर पर इंजरी हुई है, अब वहाँ पर इंजरी की वजह से वहाँ की जो डिफरेंट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स आए हैं, लेट सपोज, या कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे। वो केमिकल सब्सटेंसेस वेजोडाइलेशन कॉज करेंगे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो एंडोथीलियम ऑफ द वेसल से रिलीज़ हो रहा होता है। वेजोडाइलेशन होगी, जब वेजोडाइलेशन होगी तो आर्टरीज बड़ी हो जाएंगी, आर्टीरियोल्स बड़े हो जाएंगे। कैपिलरीज की वेजोडाइलेशन नहीं हो सकती, कैपिलरीज आर नॉट कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर डायमीटर, ठीक है। तो ये आर्टीरियोल और वेन्यूल के लेवल पर होता है। अच्छा, आर्टीरियोल्स या वट एवर ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो रही हैं, अब वहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो उसके सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स, उनके दरमियान में स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। उन स्पेसेस की वजह से जो प्लाज्मा है और कुछ सेल्स हैं वो लीक आउट होने लग जाएगा, ठीक है। तो वेजोडाइलेशन क्या है? डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। उसके बाद उसकी वजह से जो स्पेसेस क्रिएट हुई हैं उसकी वजह से इंक्रीज परमिएबिलिटी हो गई है, ठीक है। अब वो इंक्रीज परमिएबिलिटी हो गई है, उसके बाद क्या है, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो लीक कर रहे हैं इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, वट एवर टिश्यू इज़ प्रेजेंट देयर। ये फिंगर में मैं बता रही हूँ, यही कुछ लिवर में होगा, यही कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी होगा। थर्ड नंबर पर वो जो ल्यूकोसाइट्स हैं, दे विल माइग्रेट फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन, देयर accumulation in the focus of injury, and their activation, they will be accumulated at the tissue in the periphery of that damaged vessel, or they will be activated there to eliminate the offending agent, whatever the offending agent was, ठीक है। सो ये मेन प्रोसेस जो है ये हो रहा है। अब ब्लड वेसल्स का रिएक्शन क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर? The vascular reactions of acute inflammation consist of changing in the flow of blood and the permeability of vessels, both designed to maximize the movement of plasma proteins and leukocytes out of circulation and into the site of infection or injury. ये सारी बात मैंने आपको ऊपर वाले पैराग्राफ के में भी समरी के तौर पर एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इसको थोड़ा ठहर ठहर कर पढ़ें तो यू विल गेट टू नो कि हम ये पढ़ चुके हैं। द escape of fluid, proteins and blood cells from the vascular system into the interstitial tissues or body cavities is known as exudation. दो टर्म्स होती हैं, एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट, ठीक है। दोनों ही फ्लूइड होते हैं, ठीक है, दोनों ही आउट ऑफ द कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियम के अंदर अगर आपको कोई फ्लूइड मिल रहा है, आप उसको इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस एक्सुडेट या ट्रांसुडेट कहेंगे। अब इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो एक्सुडेट होता है, जो हमारे पास एक्सुडेट होता है उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं और समटाइम्स ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्सुडेट कहेंगे और ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होता है। वेसल के अंदर प्लाज्मा होगा, सीरम होगा या ब्लड होगा। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट आप आउट ऑफ द वेसल्स टर्म के लिए, आउट ऑफ द वेसल फ्लूइड के लिए टर्म यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें एक्सुडेट बन रहा है इज नोन एज एक्सुडेशन, जहाँ पर ब्लड से एक्सुडेट प्रोड्यूस हो रहा है। एन एक्सुडेट इज अ एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड दैट हैज़ अ हाई प्रोटीन concentration and contains cellular debris. Its presence implies that there is an increase in the permeability of small blood vessels, typically during an inflammatory reaction. और ये स्पेसिफिकली इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर आपको एक्सुडेट मिल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स मिल रही हैं, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन देयर एट द प्लेस। In contrast, a transudate is a fluid with low protein content, little or no cellular material and low specific gravity. जबकि जो transudate होता है, transparent, ठीक है, वो वाटरी होता है, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती। जबकि जो एक्सुडेट होता है वो हेजी होता है, ठीक है, इन कलर। तो आपको जो है वो ट्रांसुडेट में कोई सेलुलर मटेरियल नहीं होता या बहुत कम होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। एंड इट इज़ एसेंशियली एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा that is produced as a result of osmotic or hydrostatic imbalance across vessels with normal vascular permeability. और ये बनता किसके नतीजे में, किस प्रोसेस के नतीजे में? एक्सुडेट इन्फ्लेमेशन में बनता है। और जो ट्रांसुडेट है आपने पढ़ा होगा स्टार्लिंग फोर्सेस, द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ ब्लड और प्लाज्मा इनटू द इंटरस्टिशियम। उन फोर्सेस में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में या ऑनकोटिक प्रेशर में, तो फ्लूइड लीक होकर जो इंटरस्टिशियम में जमा होगा उसको हम ट्रांसुडेट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत कम होंगी। और एडीमा, अब एडीमा में क्या फ़र्क है? एडीमा क्या है?
एडिमा और पस का भी इधर डिफरेंस है कि एडिमा और ट्रांसुडेट और इन सब में क्या डिफरेंस है. एडिमा डिनोट्स एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू और सीरियस कैविटीज. इट कैन बी आइदर एन एक्सुडेट और अ ट्रांसुडेट. एडिमा इज जस्ट अ जनरल टर्म के ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड आ गया इन द इंटरस्टिशियम इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस. इट मे बी एन एक्सुडेट और इट मे बी अ ट्रांसुडेट. वो तब पता चलेगा जब आप वहाँ का सैंपल लेंगे. उसके बाद पस क्या है? पस अ पिरुलेंट एक्सुडेट. पस इज एन एक्सुडेट. पस अगर आपने देखी हो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो हेजी होती है, येलोइश होती है, तो ये एक्सुडेट है. इज एन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट रिच इन ल्यूकोसाइट्स मोस्टली न्यूट्रोफिल्स द डेब्री ऑफ डेड सेल्स एंड इन मेनी केसेस माइक्रोब्स. इसके अलावा पस के अलावा भी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सुडेट होते हैं. ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में सपुरेटिव एक्सुडेट होता है जिसमें स्पुटम प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो वो भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सुडेट. उसके बाद है चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर. चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर बिगिन अर्ली आफ्टर इंजरी. और उसमें क्या क्या हो रहा है? वेजोडाइलेशन होती है जिसमें हिस्टामीन जो कि स्मूथ मसल्स पर एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, और हिस्टामीन रिलीज़ कहाँ से होता है? वहीं से रिलीज़ हो रहा होता है, एंडोथीलियम से. ठीक है, और वेजोडाइलेशन फर्स्ट इन्वॉल्व्स द आर्टीरियोल्स एंड देन लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ न्यू कैपिलरी बेड्स इन द एरिया दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड फ्लो विच इज द कॉज ऑफ हीट एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. ब्लड फ्लो वहाँ ज़्यादा हुआ है तो रेडनेस हो जाएगी. ठीक है, और हीट, क्योंकि हमने जो कार्डिनल साइंस पढ़े थे उसमें हीट भी था, तो वो हीट उसी ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से आ रहा है. ठीक है, और न्यू कैपिलरी बेड्स के ओपन होने का मतलब क्या है कि एक तो जो नॉर्मल कैपिलरी आर्टीरियो वीनस जो एक्सिस है उसके अंदर कैपिलरी है ना, और भी पाथवेज जो शंटिंग पाथवेज हैं कैपिलरीज के वो भी ओपन हो जाएंगे ताकि वहाँ पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जा सके. वेजोडाइलेशन इज क्विकली फॉलोड बाय इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर जिसमें एक्सुडेट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज वेसल डायमीटर लीड टू स्लोअर ब्लड फ्लो. फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब वहाँ फ्लूइड जमा हो जाएगा और फिर वहाँ पर जो है वो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन हो जाएगी इन small vessels and increased viscosity of blood. These changes results in stasis of blood flow, engorgement of small vessels jammed with slowly moving red cells seen histologically as vascular congestion and externally as localized redness erythema of the involved tissue. पहले रेडनेस क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया था. फिर क्या होगा? वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहाँ पर आर्टीरियोज ब्लॉक होने लग जाएंगे, फिर वहाँ पर ब्लड की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्टेसिस हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स वहाँ पर जो हैं वो स्लोली मूव जैम हो जाएंगे और फिर वास्कुलर कंजेशन की वजह से वही रेड ब्लड सेल्स लोकल रेडनेस एरिथीमा की फॉर्म में अपीयर होंगे. ठीक है, एंड एज स्टेसिस डेवलप्स ब्लड ल्यूकोसाइट्स प्रिंसिपली न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट. और ये स्टेसिस क्यों हुआ है, स्लोइंग डाउन क्यों हुई है? ताकि उनको ल्यूकोसाइट्स जो हैं, WBC जो हैं, या क्योंकि एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्टली, तो उनको इतना टाइम मिल जाए कि वो ब्लड से टिश्यू के अंदर डिफ्यूज़ कर सकें. At the same time, endothelial cells are activated by mediators produced at the site of infection and tissue damage and express increased levels of adhesion molecule. Leukocyte then adhere to the endothelium. Adhesion molecule या endothelium क्या आपस में नहीं है? आपस में तो वो सेपरेट हो गया ना, ताकि न्यूट्रोफिल्स और डिफरेंट चीज़ें मूव करके टिश्यू में आ जाएं. उनकी और ब्लड में जो एडहेजन है ना उनकी सरफेस से, लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो उन्होंने जो एडहेजन अपनी इंक्रीज़ की है वो उन्होंने इस जगह पर की होगी ताकि डिफरेंट सेल्स उनके साथ अटैच हों और फिर वो मूव करके इधर से बाहर चले जाएं. ठीक है, इधर उनके दरमियान में स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं एज यू कैन सी. ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स मूव करके इधर आ रहे हैं. उसके बाद है नंबर फर्स्ट स्टेप, अभी हमने पढ़ लिया क्या था, चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर. उसके बाद क्या है? ब्लड वेसल्स के चेंजेस में नंबर 2 इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी. अब ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? Several mechanisms are responsible for increased vascular permeability and acute inflammation. Retraction of endothelial cells. Endothelial cells retract होते हैं, like ठीक है, ये देखो पहले वो कैसे थे? पहले वो थोड़े से फैले हुए थे, इफ़ यू कैन सी, तो वो फैले हुए थे. अब वो थोड़े से अंदर की तरफ जो है वो रिट्रैक्ट हो गए हैं. अगर आपको इधर एरो नज़र आ रहे हो तो यहाँ पर छोटे छोटे एरो बने हुए हैं कि वो जो उनकी रिट्रैक्शन को शो कर रहे हैं. उस रिट्रैक्शन के नतीजे में यहाँ पर स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं जिससे परमीएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गया. तो ठीक है, तो ये हो गया रिट्रैक्शन. और ये डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स जिसमें हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइन है, ल्यूकोट्राइन है, इन केमिकल्स के नतीजे में जो है वो हुई होती है. एंडोथेलियल इंजरी रिजल्टिंग इन एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट. डायरेक्ट डैमेज टू द एंडोथेलियम इज एनकाउंटर्ड इन सेवरल इंजरीज, फॉर एग्जांपल इन बर्न्स और इंड्यूस्ड बाय एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स. अच्छा, जो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द इंजरीज़ में क्या होता है कि जब ट्रॉमा होता है ना तो ब्लड वेसल जब डैमेज होती है तो उसका कहीं ना कहीं से एंडोथेलियल सेल ख़राब हो जाता है. जब एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो जाएगी तो वहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो जाएगा जहाँ से फ्लूइड टिश्यू के अंदर जा सकता है. तो इस तरह भी जो है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है.
ठीक है, ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ये ऊपर वाली डायग्राम थी जिसमें नॉर्मल है, फिर क्या हुआ, परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, एक्सुडेट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और जो ट्रांसुडेट होता है उसमें भी जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं रिलीज हो रहा है फ्लूइड, लेकिन कोई प्रोटीन नज़र नहीं आई। इधर आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगी एक्सुडेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम एंडोथेलियल इंजरी का बताया कि अगर कोई एंडोथेलियल इंजरी हुई है तो देखें एंडोथेलियम डैमेज हो गया, और जब एंडोथेलियम जब भी डैमेज होगी तो जो है वो भी स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट परमिएबिलिटी। एक और पॉइंट है परमिएबिलिटी का, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स। एक और प्रोसेस हो रहा है कि एंडोथेलियल सेल इटसेल्फ भी जो है वो चीज़ों की मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस इटसेल्फ, विच इज़ नोन एज ट्रांससाइटोसिस। सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो इसको हम ट्रांससाइटोसिस कह रहे हैं। तो इस तरह से भी चीज़ें जो है वो मूव करके जा रही हैं। तो परमिएबिलिटी में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्टली परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाय रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, नंबर 2 एंडोथेलियल सेल की इंजरी में, एंड नंबर 3 ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से। और ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस, अच्छा, दिस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड इन एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर चैनल्स दैट ओपन इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन फैक्टर्स जैसे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर दैट प्रमोट वैस्कुलर लीकेज। इट्स कंट्रीब्यूशन टू वैस्कुलर परमिएबिलिटी सीन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन ह्यूमंस इज अनक्लियर।